हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। माय डियर स्टूडेंट्स, लगातार आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी बेटा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगातार वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। आज की वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कक्षा 10 की हिंदी विषय, जिसका कल बेटा पेपर है आपका। और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे जो आप लोगों को विशेष रूप से देख कर जाना है। इनमें से आने की बेटा पूरी संभावना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पद्यांश जैसा कि आप जानते हैं आएगा, उसके नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे और तीनों प्रश्नों के जवाब आपको देना है, जिससे आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ आपको इस प्रत्येक पैराग्राफ यानी पद्यांश के नीचे कई प्रश्नों के जवाब दिलवाऊंगा, यानी कई प्रश्न आपसे करवाऊंगा, जिससे कोई से भी 3 आ जाए तो आपका वहाँ से ना छूटे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पहला। करें चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख जहाँ भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, दूने तिगुने उत्साह भरे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो पद्यांश से इसे हम ये देखते हैं कि इसके नीचे प्रश्न क्या है, या फिर बेटा हमें ये पहचानना पड़ेगा कि किस कविता से ये लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये श्री श्याम नारायण पांडे जी की लिखी हुई हल्दी घाटी कविता है। श्री श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखी गई हल्दी घाटी कविता से इसे लिया गया है। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पदांश के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। तो बेटा ये पहला प्रश्न काफ़ी इन्होंने बड़ा कर दिया है। संदर्भ भी सेम पूछ लिया, व्याख्या भी सेम पूछ लिया, काव्य सौंदर्य भी। तो चलिए, संदर्भ तो आप सब जान ही गए कि प्रस्तुत जो पदांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के या काव्य खंड के हल्दी घाटी नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी देख लेते हैं व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग लिखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, प्रसंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे व्याख्या। तो संदर्भ मैंने बेटा आपको बता दिया, संदर्भ वो लिखें, फिर हेडिंग डालें व्याख्या। व्याख्या देखिए निचले दे रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी लाइन हुआ करे ना, उसे पढ़ा करो। और वो लाइन कहना क्या चाह रही है उसे अपने शब्दों में लिखने को ही व्याख्या कहते हैं। लाइन जो भी कुछ कहे उसे बस अपने शब्दों में लिख लो, उसी को व्याख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो व्याख्या में क्या लिखेंगे? उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हों। बेटा बस महाराणा प्रताप को बार बार वो पढ़ के क्या था, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। तो वही महाराणा प्रताप जब युद्ध करते थे तो ऐसा लगता था मानो भूतल में स्थित पानी जो है असीम शौर्य को धारण कर रहे हों। अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा है। किसके? राणा प्रताप के। वह ऐसा पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय देता था, अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। तो बेटा यही चीज़ जो उसमें दे रखी हो, बस उसी को लिखना होता है अपने शब्दों में। पढ़ो, अपने शब्दों में लिख दो। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बच्चा छोड़ा है, लिखना जरूर है बेटा। ठीक है, लिखना वही है जो लाइन है, बस उसी को पढ़ो, अपने शब्दों में लिखो, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं बेटा, अभी अगले हैं। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का रण कौशल देख देख कर भी उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। जब राणा प्रताप इतनी मेहनत से इतनी युद्ध कर रहे थे, इतनी वीरता से, तो उनके सैनिक भी उन्हें देखकर युद्ध करने लगे थे, और मेहनत यानी और वीरता से। वे राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर दुगने तिगने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। यही तो बता रहा हूँ बेटा, दुगने तिगने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। फिर है मेरे प्यारे बच्चों काव्यगत सौंदर्य, ये पहला ही वाला प्रश्न है। पहला लिखेंगे कवि ने देश के गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन किया है। दूसरा में बेटा रस में लिखेंगे वीर रस है। छंद है मुक्तक या तुकांत। अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश या श्लेष अतिशयोक्ति, कुछ भी लिख दें। शैली बेटा ओजपूर्ण। भाव साम्य है। हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद ने भी इन पंक्तियों के माध्यम से स्वदेश हित में ऐसे ही भाव व्यक्त किया है।
ये ज़्यादा नहीं लिखेंगे बेटा, 5 तक आप लिख देंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, 5 तक लिख देंगे बस। ये छठा वाला ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बेटा पहला प्रश्न। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पढ़ा नहीं था, जरा देख लें ध्यान से। यहाँ देखते हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं बेटा। दूसरा है, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में किस कारण सफलता प्राप्त की। तीसरा है बेटा, राणा प्रताप के सैनिक किस प्रकार युद्ध कर रहे थे। और चौथा है, पानी, चाहक और रण शब्दों का अर्थ बताइए। तो चलिए पहले दूसरे प्रश्न का अर्थ जानते हैं बेटा, यानी कि आंसर को जानते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी वीरता और जवानी के कारण सफलता प्राप्त की। किसके कारण, वीरता और जवानी के कारण। दूसरा क्या था कि राणा प्रताप, तीसरा क्या था बेटा प्रश्न, राणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के सैनिक किस प्रकार से युद्ध कर रहे थे। तो उत्तर लिखेंगे, राणा प्रताप के सैनिक उनका रण कौशल देख देख कर और भी उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। वे राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर दुगने तिगने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे बेटा। चौथा प्रश्न क्या था, पानी, चाह और रण शब्दों का अर्थ बताइए। तो शब्द ये हैं बेटा, अर्थ ये हैं। पानी का अर्थ क्या होता है, जोश या प्रतिष्ठा, इस पैराग्राफ में। चाह का अर्थ क्या होता है, लालसा। और रण का अर्थ क्या होता है बेटा, युद्ध स्थल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था पहला पैराग्राफ। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छे हैं बेटा। तो इन्हें आप देख कर जाएंगे। क्या है बेटा, श्री श्याम नारायण पांडे जी लेखक यानी कवि हैं इसके। और हल्दी घाटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हल्दी घाटी कविता है। तो चलिए पढ़ते हैं ये कविता को। देखो बच्चों, कविता का ध्यान से। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता था सेना रखवाली था, करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। तो ये भी बेटा किसका है, आप समझदार हैं। अभी मैंने बताया था श्री श्याम नारायण पांडे कवि ने लिखा है, और हल्दी घाटी ये कविता है। तो चलिए इसके भी हम कुछ प्रश्न और आंसर देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। और बेटा दूसरा है, राजा मान सिंह की सेना पर मेवाड़ केसरी रक्त पिपासु बनकर क्यों टूट पड़ा। तीसरा है बेटा, उपयुक्त पदांश की अंतिम 4 लाइनों से क्या तात्पर्य है। चौथा है बेटा, मेवाड़ केसरी राणा के घोड़े का क्या नाम था। पांचवा है, मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा मान सिंह का रक्त प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था में कौन सा अलंकार है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर तो बेटा 6 मैंने बताए प्रश्न, लेकिन पेपर में सिर्फ 3 आएंगे। पहला प्रश्न में हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से ली गई हैं या उद्धृत हैं। ये बेटा ना तो आपको विशेष लिखना है और ना तो आपको प्रसंग लिखना है, ये इतना जो है आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में करना है बेटा व्याख्या। देख लेते हैं व्याख्या में। हेडिंग डालेंगे व्याख्या, कह रहे हैं उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यद्यपि वह दौड़ दौड़कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मान सिंह, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह शत्रु सेना का नेतृत्व कर रहा था ना, इसलिए मान सिंह के रक्त के प्यासे हों अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर टूट पड़े थे। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आधमका हो। चलिए अगले देखते हैं बेटा। देखें, फिर अगले हैं, तात्पर्य है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करता हुआ मान सिंह युद्ध भूमि में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबको आपको सिर्फ पढ़ना है और माइंड में याद रखना है किस में क्या है, ऐसा नहीं कि रट के जाओ, ठीक है, केवल पढ़ के जाना है। अगला हेडिंग है काव्य सौंदर्य। तो इसमें पॉइंट वाइज करके लिखते हैं, हल्दी घाटी की युद्ध भूमि के दृष्टांत वर्णन हुआ है। दूसरा बेटा रस क्या है, वीर रस। शैली क्या है, ओजपूर्ण। छंद क्या है, मुक्तक। अलंकार क्या है, श्लेष। बस बेटा इतना ही 5 लिखना और नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न क्या पूछा था।
तो दूसरा प्रश्न पूछा था कि राजा मान सिंह की सेना पर मेवाड़ केसरी रक्त पिपासु बनकर क्यों टूट पड़े। तो उत्तर है मेवाड़ केसरी राणा प्रताप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए राणा मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर टूट पड़े। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पदांश की अंतिम 4 पंक्तियों से क्या तात्पर्य है। तो उपयुक्त पदांश की अंतिम 4 पंक्तियों से तात्पर्य है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करता हुआ मानसिंह युद्ध भूमि में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मानसिंह के नेतृत्व में भेजी मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी, बिल्कुल उथल पुथल कर दी बेटा। और चौथा प्रश्न क्या था, चौथा था मेवाड़ केसरी राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो सबको पता है मेवाड़ केसरी राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था बच्चों, चेतक था। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों, मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा वह मानसिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। तो उत्तर देखेंगे, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा गया है। महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मानसिंह की सेना पर रक्त का प्यासा बनकर टूट पड़े। छठा प्रश्न था है बेटा, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था में कौन सा अलंकार है। तो बेटा इसमें मानो आ गया ना, तो उत्प्रेक्ष अलंकार है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। ये ऐसे पद्यांश हैं जिसे आपने अभी ढंग से नहीं पढ़ा होगा और इन्हें आपको देखकर अवश्य जाना है। ठीक है बेटा। भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा एकमात्र अनंत है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई कविता, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई कविता। चलिए देख लेते हैं। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उससे एक बच्ची। बेटा ऐसा आ गया तो फंस जाओगे। तो ये क्या है, भाषा एक मात्र अनंत है। इसके प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। पेपर में तो 3 ही आएंगे, ये बात याद रखना। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है बेटा, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, कवि ने भाषा की क्या विशेषता बताई है। और चौथा है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों। तो चलिए एक एक करके बेटा इसके आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न में हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक कविता से लिया गया। इन पंक्तियों के रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं, अशोक वाजपेयी जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको कुछ नहीं लिखना है प्रसंग वगैरह, डायरेक्ट डालना है व्याख्या। क्या डालना है बेटा, व्याख्या। केवल पढ़ के जाएंगे आप, नंबर आपको पूरे मिलने वाले। हेडिंग डालेंगे व्याख्या। कवि का कहना है कि भाषा ही एकमात्र अनंत है, अर्थात जिसका अंत नहीं है। फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं, उसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर जाती हैं और अंततः फूल मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। वह प्रकृति से जन्मा है और अंत में प्रकृति में ही लीन हो जाता है। फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते। भाषा जो शब्दों से बनती है वह कभी समाप्त नहीं होती। बेटा जैसे फूल जमीन पर गिर जाते हैं, नए आते हैं, इसी प्रकार भाषा का कोई भी अंत नहीं है, जैसे कि फूलों का अंत नहीं है। केवल पढ़ना है, पढ़ के तुरंत जाना है। ठीक है बेटा, वह कभी समाप्त नहीं होती। सदियों के पश्चात भी भाषा का अस्तित्व बना रहता है। ये दूसरी बात है कि विशद समय अंतराल में भाषा के स्वरूप में परिवर्तन अवश्य हो जाता है, लेकिन वह समाप्त नहीं होता। यह उसी प्रकार है जैसे एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा उसे पकड़कर पुनः उछाल देता है। चलिए बेटा अगले देखते हैं। पुनः उछाल देता है। आज किसी ने कोई बात कही, सैकड़ों वर्षों बाद परिवर्तित स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कहेगा। बेटा आज अगर किसी ने कही है तो सैकड़ों सालों बाद कोई दूसरा कहेगा, इसका मतलब भाषा तो मरी नहीं। ये निश्चित है कि भाषा एकमात्र अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। तीसरा हेडिंग डालेंगे बेटा काव्यगत सौंदर्य। पहले प्रश्न में ध्यान रखें तो क्या लिखेंगे, भाषा की विशिष्टता का वर्णन ही भाषा अनंत है। पहला एक ये हो जाएगा, सरल सरल लिखना बेटा, ठीक है। और दूसरा, ये तीसरे में आप दूसरे नंबर डाल देना कि भाषा को अनंत कहकर उसे ईश्वर के समतुल्य सिद्ध किया गया है। फिर भाषा क्या है, देश शब्दों से युक्त सहज और सरल खड़ी बोली है। शैली क्या है, वर्णात्मक विवेचनात्मक। छंद क्या है, अतुकांत और मुक्तक। शब्द शक्ति क्या है, अभिधा और लक्षण। गुण क्या है, प्रसाद। बस इतना ही। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, दूसरा क्या था। तो दूसरा था मेरे प्यारे बच्चों कि फूल झरता है, फूल शब्द नहीं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, प्रश्न में उल्लिखित काव्य पंक्ति का आशय है, कवि का कहना है कि भाषा एकमात्र अंत है, अर्थात जिसका अंत नहीं। फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर तो गिरता है, उसकी पंखुड़ियां भी बिखर जाती हैं
और मिट्टी में भी विलीन हो जाता है। फूल की तरह शब्द भी विलीन नहीं होते। जैसे फूल विलीन नहीं होता, ऐसे शब्द भी विलीन नहीं होते। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? कवि ने भाषा की क्या विशेषता बताई है? तो कह रहे हैं कवि ने भाषा की विशेषता बताते हुए कहा है कि भाषा कैसी है? अनंत है, जिसका कभी कोई अंत नहीं है। सदियों के बाद भी भाषा का अस्तित्व बना रहता है। ये दूसरी बात है कि विशद समय अंतराल में भाषा के स्वरूप में परिवर्तन अवश्य हो जाता है, लेकिन वह समाप्त नहीं होती। सदियों पूर्व की घटनाओं को हमारे सामने रखने का एकमात्र साधन भाषा है। चौथा प्रश्न आप बेटा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों? आप प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जिसका कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। ध्यान से देखें, पिछली बार इससे ये प्रश्न आया था बेटा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है, भारत माता का मंदिर है। इससे बेटा आया हुआ प्रश्न है, भारत माता का मंदिर है। तो चलो पढ़ते हैं। नहीं चाहिए बुद्ध वैर का, भला प्रेम का उन्माद कहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रुवन। अगले देखते हैं बेटा। अजात शत्रुवन सबको मित्र बना ले हम। मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका है? सबको मित्र बना ले हम। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई एक कविता है, भारत माता का मंदिर है। तो इसे अच्छे से देख के जाएंगे, पिछली बार ही आया है, देखो 2023 पढ़ा है ना। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए, काव्य सौंदर्य लिखिए। ठीक है, तो पहले ही प्रश्न में संदर्भ भी पूछा है, व्याख्या भी पूछे, काव्य सौंदर्य भी। हालांकि पेपर में इतना कठिन नहीं होंगे, छोटे छोटे 3 पूछेंगे। दूसरा है, कवि ने सब तीर्थों का तीर्थ किसे कहा है? तीसरा है, भारत माता का यह मंदिर कैसा पवित्र स्थल है? चौथा है, उन्माद और अजात शत्रु शब्दों का क्या अर्थ है? पांचवा है, भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न संदर्भ है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से अवतरित है, यह लिया गया है। बेटा विशेष और प्रसंग ये इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हेडिंग डालने वाले हैं, व्याख्या। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या। अब इसमें देखेंगे, उक्त पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हमें ऐसी उन्नति कदापि प्रिय नहीं है जो ईर्ष्या से युक्त हो, यानी लोग जलते हों, ऐसी हमें उन्नति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग भरा है। यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। ये भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ा तीर्थ नहीं है। यद्यपि इसमें सभी तीर्थों का समावेश है, इसलिए सभी तीर्थ का तीर्थाटन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना लें। यह ऐसा पवित्र व उत्तम स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, इसलिए यहाँ बसकर हम सबको अपना मित्र बना लें। चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं, सबको यहाँ पर मित्र बना लें। उसके बाद है बेटा, यहाँ पर रेखाओं के रूप में कल्याणकारी व मंगलकारी कामनाओं के चित्रों को उकेर कर उनको साकार रूप देकर हम अपने मनोभावों को पूर्ण कर लें। अर्थात ये भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ ईर्ष्या द्वेष क्लेश मात्र भी नहीं है। ऐसे पावन मंदिर में बसकर हमें अपने जीवन को धन बना सकने में और अपनी मानवता को साकार रूप पाने में सफल हो पाएंगे। ठीक है बेटा, तो भारत की इसमें तारीफ ही की गई है, वही आपको लिखना है। अब देख लेते हैं काव्य सौंदर्य, जो कि पहले ही प्रश्न में है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, सरल सरल पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे भारत माता के मंदिर के रूप में मानवता की साकार मूर्ति का चित्रांकन। फिर ये भाषा लिख दो, खड़ी बोली गुण लिख दो, प्रसाद छंद लिख दो, गेय शैली लिख दो, मुक्तक अलंकार लिख दो, रूपक और भाव लिख दो, वियोग हरि द्वारा रचित विश्व मंदिर। बस इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था, जरा देख लें। प्रश्न था, कवि ने सब तीर्थों का तीर्थ किसे कहा है? तो उत्तर लिखेंगे, कवि ने सब तीर्थों का तीर्थ अपने देश भारत भूमि को कहा है। और तीसरा प्रश्न कहा है बेटा कवि ने कि भारत माता का यह मंदिर कैसा पवित्र स्थल है? तो लिखेंगे, भारत माता का यह मंदिर ऐसा पवित्र व उत्तम स्थल है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, इसलिए यहाँ बसकर हम सभी को अपना मित्र बना लें। यहाँ ईर्ष्या द्वेष लेस मात्र भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बेटा चौथा और पांचवा भी देखते हैं, इसमें चौथा और पांचवा भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चौथा प्रश्न है,
शब्द और अर्थ का क्या पूछा था, उन्माद और अजात शत्रु का क्या अर्थ है। तो बेटा उन्माद का अर्थ हैगा अत्यधिक अनुराग, और अजात शत्रु का है जिसका कोई भी शत्रु ना हो। पांचवा प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों कि भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। तो हम लिखेंगे भारत देश सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, क्योंकि ये किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ा तीर्थ नहीं है, यद्यपि इसमें सभी तीर्थों का समावेश है। चलिए बेटा अगले देखते हैं, काफ़ी बेहतर इसी वाली कविता का। कह रहे हैं बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। चलिए बेटा इसके हम पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके उत्तर करेंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ससंदर्भ मतलब संदर्भ ही पूछा है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, कवि ने सच्चे पुत्र का या पुत्र की क्या परिभाषा बताइए। तीसरा है बच्चों, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, पंक्ति का आशय क्या है। और चौथा है माता भाई बहन तद्भव शब्दों के तत्सम लिखिए। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। अब संदर्भ तो वही होगा, ये प्रसंग तो लिखना ही नहीं है, ठीक है बेटा, प्रसंग तो लिखना ही, प्रसंग नहीं पूछा है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के किससे लिया गया है बेटा, तो भारत माता का मंदिर नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे अच्छा लगेगा बेटा, और ये सब तैयार कर लें। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत में निवास करने वाले लोगों से कहता है कि आइए माँ के इस पवित्र सदन में बैठिए। हम सबका यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता है, अर्थात भारत में निवास करने वाले हम सब आपस में भाई बहन के समान हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम सब अपनी माँ के कष्टों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को समझता है तथा उसके लिए हर क्षण समर्पण की भावना अपने मन में रखता है। हम सभी भाई बहन का यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये भारत माता का मंदिर है, इसलिए यहीं पर हम सबका मंगल कल्याण है, और यहीं पर सभी का सुखी या परम सुख रूपी प्रसाद भी प्राप्त है। चलिए अगले देखते हैं बेटा, प्राप्त है कहने का तात्पर्य है कि हम सब भारतवासी एक माँ की संतानें हैं और आपस में सभी भाई बहन के समान हैं। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की क्या करनी चाहिए बेटा, मदद करनी चाहिए। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों इसकी व्याख्या। अगला हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, समस्त भारतवासी का भाई बहन के रूप में वास्तविक चित्रण किया गया है। और अगला लिखेंगे भाषा खड़ी बोली, फिर शैली मुक्तक, अलंकार रूपक, सब नहीं लिखना है बेटा, कुछ 2-3 लिख देना बस हो गया, और ये नीचे कुछ नहीं लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है कवि ने सच्चे पुत्र का क्या परिभाषा बताई है। तो उत्तर है, कवि ने सच्चे पुत्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को समझता है और उसके लिए हर क्षण समर्पण की भावना अपने मन में रखता है। अगला बेटा है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या मतलब है बेटा, प्रश्न में उल्लिखित पंक्तियों का आशय है, कवि भारत में निवास करने वाले लोगों से कहता है कि यह भारत माता का मंदिर है, इसलिए यहीं पर हम सबका मंगल कल्याण है और यहीं पर सबको परम सुखरूपी प्रसाद भी प्राप्त है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न क्या था, चौथा प्रश्न था भाई माता बहन के तद्भव लिखिए। तो समझ गए हो, सॉरी तत्सम लिखिए बेटा, क्या लिखिए, तत्सम। तो माता का होता है मात्र, भाई का होता है भ्राता, बहन का होता है भगिनी। ठीक है बेटा, याद रखना ये। चलिए अगला देखते हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं बेटा, बिल्कुल मोस्ट। ठीक है, तो क्या है, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, आशा की चिंगारी। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप समझ गए होंगे
ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा हुई कविता झांसी की रानी की समाधि पर से लिया गया है। झांसी की रानी की समाधि कविता से लिया गया है बेटा। ठीक है, चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बेटा, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है, झांसी की रानी की समाधि को कवित्री ने रानी से अधिक प्यारी बताया है, क्यों बताया है? झांसी की रानी की समाधि को कवित्री ने रानी से अधिक प्यारी बताया है, क्यों बताया है? तो चलिए अगले देखते हैं बेटा। तीसरा और चौथा प्रश्न और देखेंगे। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहली पंक्ति के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? और चौथा है, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको ये प्रसंग वगैरह नहीं लिखना है, संदर्भ हेडिंग डाल के संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के झांसी की रानी की समाधि पर नामक कविता से लिया गया है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है बेटा, तो ये संदर्भ लिखने के बाद में डायरेक्ट हेडिंग आप व्याख्या डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? व्याख्या। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हेडिंग है बेटा व्याख्या, और इसमें लिखना है, कवित्री कहती हैं कि स्वतंत्रता पर बली होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में बलिदान हुई, अतः उनका सम्मान उसी प्रकार और भी अधिक बढ़ गया। जैसे कि सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है, यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई है, जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है बेटा, तो ये थी व्याख्या। अब देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य, ध्यान से देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में बेटा पहला लिखेंगे, कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए युवकों का आह्वान किया है। दूसरे लिखेंगे बेटा, भाषा सरल और खड़ी बोली है। तीसरी है शैली ओजपूर्ण व आख्यानक गति शैली। चौथा है बेटा रस, रस में लिखेंगे वीर। पांचवा है छंद, जिसमें तुकांत लिखेंगे। छठे में गुण, जिसे ओज कहेंगे। और सातवां है शब्द शक्ति, जिसे अभिधा कहेंगे। आठवां है बेटा अलंकार, यानी बढ़ जाता है सोने से, इसमें आशा की चिंगारी में रूपक और अनुप्रास लिख देंगे। बस यही लिख देंगे और नीचे इससे लिखने से कोई मतलब नहीं है बेटा। अब लिखेंगे हम सीधे दूसरे नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न है, झांसी की रानी की समाधि को कवित्री ने रानी से अधिक प्यारी क्यों बताया है, बताओ। तो उत्तर है, झांसी की रानी की इस समाधि में कवित्री ने रानी से अधिक प्यारी इसलिए बताया क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी छुपी हुई है, जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है बेटा, और अगला प्रश्न जो है तीसरा, पहली पंक्ति के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? तो है, प्रस्तुत पदांश की पहली पंक्ति के माध्यम से कवित्री ये कहना चाहती है कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीरगति पाने से वीरों का मान क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। अगर देश के ऊपर मर मिटते हैं, देश के वजह से शहीद होते हैं, तो उनका मान और बढ़ जाता है। चौथा प्रश्न है बेटा, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से पंक्ति का क्या आशय है? तो प्रश्न में उल्लिखित काव्य पंक्ति का भाव यह है कि कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जिस प्रकार युद्ध में बलिदान हुई, उसी प्रकार उनका सम्मान और भी बढ़ गया। जैसे सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है। बेटा सोने से महंगी होती है स्वर्ण भस्म। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों और भी अच्छा, माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई एक कविता है, पुष्प की अभिलाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, पढ़ेंगे बेटा इसे। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ जावे या जिस पर जावे वीर अनेक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पुष्प की अभिलाषा पंक्ति ये कविता से लिया गई हैं ये पंक्तियाँ, और बहुत ही सुंदर हैं। तो इनके प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा है बेटा, कवि यानी पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं है, संक्षेप में लिखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। अगला जो प्रश्न है,
ध्यान से देखें। दूसरा है कवि तीसरा है बेटा उपयुक्त पदांश की अंतिम चार पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। और चौथा है सुरवाला, हरि और शीस शब्दों का अर्थ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। संदर्भ कह रहे प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित लिया गया है। और उसके बाद बेटा ये नीचे कुछ नहीं लिखना है, प्रसंग वगैरह। फिर डायरेक्ट हेडिंग पड़ेगी व्याख्या। क्या पड़ेगी बच्चों? व्याख्या। देख लेते हैं। कह रहे हैं कवि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गुथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में परोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। हे प्रभु, ना ही मेरी इच्छा यह है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के सबों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी ये कामना भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ के अपने भाग्य पर अभिमान करूं। ये पुष्प कह रहा है, फूल कह रहा है, मेरी ये कोई आशा नहीं है। भाव यह है कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है। वो कहता है हमें इसकी कोई चाह नहीं है। तो क्या चाह है जरा देखो। कह रहे हैं पुष्प उपवन में माली से प्रार्थना करता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्र भक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। फूल उन वीरों की चरण रज का स्पर्श पाकर भी अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उनकी या उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो जो फूल होता है वो केवल आर्मी वाले यानी सिपाहियों के लिए वीरों के रास्तों पर गिरने की इच्छा व्यक्त करता है कि उन पर चढ़कर वो जाएं, और इसी को वो अपना भाग्य समझता है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अब पहले में इसमें तो संदर्भ भी पूछा गया है, व्याख्या भी, काव्य सौंदर्य, तो इसमें तीनों पूछे गए हैं। हालांकि पेपर में ऐसा नहीं होगा। काव्य सौंदर्य में पहला लिखेंगे कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया। अगला लिख दें बेटा भाषा सरल खड़ी बोली, शैली लिख दें प्रतीकात्मक, रस लिख दें वीर, गुण लिख दें ओज, और शब्द शक्ति लिख दें अभिधा और लक्षण, अलंकार लिख दें बेटा अनुप्रास, छंद लिख दें तुकांत। ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों? पुष्प ने क्या कहा था? पुष्प की अभिलाषा क्या थी? तो दूसरा प्रश्न था कवि यानी कि पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं है, संक्षेप में लिखिए। तो कह रहे हैं कवि या पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं है, उसका वर्णन निम्न प्रकार है। कवि को देव कन्या के आभूषणों में गुथे जाने की चाह नहीं है। नंबर 2, या पुष्प की चाह ये भी नहीं है कि उसे प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में परोया जाए और प्रेमिका को मन को आकर्षित करे। तीसरा है बेटा पुष्प की यह भी चाह नहीं है कि वह बड़े बड़े राजाओं के सब पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करे। और चौथा है बेटा पुष्प की यह चाह भी नहीं है कि देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य को गर्व करे या भाग्य पर गर्व करे। चलिए बेटा तीसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ ले क्योंकि 4 ही प्रश्न है इसमें। तीसरा प्रश्न क्या था? तो तीसरा प्रश्न था उपयुक्त पदांश की अंतिम 4 पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं उपयुक्त पदांश की अंतिम 4 पंक्तियों का आशय है कवि स्वयं को पुष्प मानकर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे मन वाली नहीं बेटा वनमाली, तुम मुझे उस पथ पर बिखेर देना जिससे हमारी मातृभूमि की रक्षक यानी वीर सैनिक गुजरें। मैं उनके चरणों को स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूंगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और चौथा है बेटा शब्द अर्थ पूछा गया था सुरबाला का, हरि का और शीश का। तो सुरबाला का मतलब होता है देवकन्या, हरि का मतलब ईश्वर और शीश का मतलब मस्तक होता है, मस्तक। ठीक है बेटा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखो बेटा इसे अच्छे से देखना क्योंकि ये अनेक वर्ष आया हुआ बेटा प्रश्न है। क्या है? सुने सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जानकी, जानी भली तिरछे करी नैन दे सैन तिने, समझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि आसर सोहे सब, अब लोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिंगसी मनो मंजुल कंज तली कली। तो चलिए बेटा इसे अच्छे से इसके प्रश्नों को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये पहचान के आप बता दोगे ये कौन से का था? बताओ। आपने लोगों ने तो सभी पढ़ा है बहुत अच्छे से, पूरी किताब बेटा तैयार करिए, तो अब तो बता दो ये कौन से का है।
चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ बेटा, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा। ये सुनी सुंदर नैन वाला ये बेटा वन पथ पर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है वन पथ पर। और ये वन पथ पर किसने लिखी है कविता, तो ये लिखी तुलसीदास जी ने। वन पथ पर का है बेटा, किसका है, वन पथ पर, और तुलसीदास जी ने से लिखा है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य की स्पष्ट या काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है बेटा, सीता जी क्या समझ गई। तीसरा है, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। चौथा है बेटा, अनुराग तड़ाक का क्या अर्थ है। तो ये संदर्भ तो लिखना ही नहीं है, इससे सॉरी बेटा, प्रसंग लिखना नहीं है, हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी, ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के वनपथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है बेटा, और इसके बाद में हम करेंगे इसकी व्याख्या, जरा ध्यान से देखेंगे और व्याख्या भी ये कंप्लीट हो जाएगी। देखें बच्चों, कह रहे हैं व्याख्या में, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। गांव वालों ने राम के बारे में सीता जी से पूछा कि सीता जी बताओ, ये सांवले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुएं या गांव की जो औरतें थीं, ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में ये समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगीं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। तो बेटा इसे अच्छे से आप पढ़ लेना और बस यही लिख देना है। ठीक है, रटना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कल पेपर है, ज़्यादा टाइम नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। अगला हेडिंग है काव्यगत सौंदर्य। सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्धा नेत्र निवारणा की भावना के अनुरूप है। अगला देखते हैं बेटा, पॉइंट डाल के लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं बेटा। अगला है, भाषा कैसी बेटा, भाषा कैसी है, सुलज्जित ब्रज। फिर अगला है, शैली कैसी, चित्रात्मक मुक्तक। छंद कैसा है, सवैया। रस कैसा है, श्रृंगार। अलंकार कैसा है, तो बेटा अलंकार में लिखेंगे अनुप्रास। ठीक है, गुण कैसा है, माधुर्य। बस। अगला देखते हैं बेटा प्रश्न, ध्यान से समझेंगे, 4 प्रश्न हैं इसमें। तो अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपका जो है, सीता जी क्या समझ गई। तो उत्तर लिखेंगे, ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के बारे में पूछा कि सांवले रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। उनकी अमृत रूपी मधुर वाणी को सुनकर सीता जी समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गईं कि ये श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। ठीक है बेटा, अगला तीसरा प्रश्न क्या था। तीसरा प्रश्न था, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। तो कह रहे हैं सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्माण की भावना के अनुरूप है। अगला प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों, अनुराग तड़ाक का क्या अर्थ है। तो अनुराग तड़ाक का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। क्या है बच्चों, प्रेम रूपी सरोवर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थे कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसे तैयार करें, लाइक करें, इसे कमेंट्स करके बताएं कि अभी भी आपको किस टॉपिक पर दिक्कत है। उस टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।